जुनून एपिसोड 101। अब तक आप लोगों ने सुना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन आपसे दूर जाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो बोल दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। आपके खानदान के लिए मेरे जैसी लड़की सही नहीं है विजय। आपको एक अच्छे खानदान की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, ना कि मुझे ऐसी नाजायज लड़की से। आई रियली लव यू विजय, बट आई कांट मैरी यू। अब आगे। दूसरी तरफ काशी में प्रेम ने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन मन्नत अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाई थी। इसीलिए मन्नत अभी भी साड़ी में सो रही थी सफ़र की थकान में। जब तो मन्नत आराम से सो गई थी और मन्नत को ज़्यादा कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। इसीलिए मन्नत सो नहीं पाती और मन्नत की आंखें खुल जाती है। मन्नत आराम से प्रेम का हाथ अपनी कमर से हटाती है और फिर बिस्तर से खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है। प्रेम नींद में ही करवट बदलता है और अपना हाथ बिस्तर पर घुमाने लगता है। जब प्रेम को महसूस होता है कि मन्नत बिस्तर पर नहीं है तो प्रेम की आंखें खुल जाती हैं। प्रेम चारों तरफ देखता है, मन्नत उसे कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और मन्नत एक डार्क ब्लू नाइटी पहनकर बाहर आती है। मन्नत की नाइटी मुश्किल से उसके घुटनों तक की थी और ऊपर की साइड सिर्फ 2 डोरियों पर नाइटी टिकी हुई थी। मन्नत ने अपने बालों को क्लचर से बांधा हुआ था और मन्नत ब्लू कलर की नाइटी में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी, जिसे देखकर प्रेम को अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मन्नत को देखकर प्रेम को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। मन्नत का ध्यान भी प्रेम की तरफ जाता है जो उसे ही देख रहा था। मन्नत प्रेम को देखकर बोलती है, सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई। वो मैं साड़ी पहनकर ही सो गई थी ना, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो सोचा कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन सॉरी, मेरी वजह से आपकी भी नींद खराब हो गई। मन्नत क्या बोल रही है इस बात पर तो प्रेम का ध्यान ही नहीं था। प्रेम तो बस मन्नत को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और मन्नत इस बात से बेखबर कि प्रेम के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रेम के पास आ जाती है। मन्नत जैसे ही प्रेम के पास आती है, प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे मन्नत प्रेम के ऊपर जाकर गिर जाती है। मन्नत, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रेम मन्नत के बालों को खोलते हुए बहुत ही मदहोशी में बोलता है, तुम्हें पता है ना वाइफी, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती और तुम फिर भी आधी रात में बिस्तर से उठी। अब तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई है तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर प्रेम मन्नत को पलट देता है और अब मन्नत प्रेम के नीचे थी और प्रेम मन्नत के ऊपर। मन्नत हैरानी से प्रेम को देखने लगती है। मन्नत कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रेम मन्नत के होठों को अपने होठों से जोड़ देता है, जिससे मन्नत की आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मन्नत अपने मन में बोलती है, हे महादेव, अब आधी रात में इनके अंदर कौन से रोमांस का भूत घुस गया। मैंने तो उठकर ही गलती करी, इससे अच्छा तो मैं साड़ी में ही सो जाती। प्रेम बहुत ही पैशनेट होकर मन्नत के होठों को स्मूच करने लगता है, जिससे मन्नत भी पिघलने लगती है। प्रेम मन्नत के होठों को अपने होठों में दबाकर खींच रहा था और उन्हें बहुत ही जोर से सक कर रहा था और कभी स्मूच कर रहा था, और धीरे धीरे प्रेम की किस और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी। अब प्रेम मन्नत के मुंह में अपनी जीभ को डालकर मन्नत की जीभ को स्मूच कर रहा था और मन्नत के मुंह के हर एक कोने का जायका ले रहा था। मन्नत भी प्रेम का साथ दे रही थी, लेकिन प्रेम की जुनूनियत मन्नत पर भारी पड़ रही थी, जिससे अब मन्नत को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रेम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गया था और उसका जुनून मन्नत पर भारी पड़ रहा था। मन्नत प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबा देता है और अपनी किस को जारी रखता है, जिससे मन्नत बेबस हो जाती है। लेकिन प्रेम थोड़ी ही देर में महसूस करता है कि मन्नत ठीक से सांस नहीं ले पा रही, तो प्रेम मन्नत के होठों को छोड़ देता है। रात के 2:30 बजे थे और मन्नत ने अपनी नाइटी के अंदर ब्रा भी नहीं पहनी थी। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, लेकिन प्रेम पूरी तरह से मदहोश हो गया था। प्रेम के हाथ मन्नत के पूरे शरीर पर रेंगने लगते हैं। प्रेम धीरे धीरे मन्नत की गर्दन को चूमने लगता है और फिर प्रेम मन्नत के एक कंधे की डोरी को खोल देता है। प्रेम मन्नत की नाइटी को नीचे कर देता है, जिससे मन्नत की एक साइड की ब्रेस्ट विजिबल हो जाती है, और प्रेम मन्नत की ब्रेस्ट को अपने हाथ में भरकर उसे मसलने लगता है, और मन्नत के तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन्नत फिर से अपने मन में बड़बड़ा आती है, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया है, 2 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप अभी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मेरा क्या होगा? हे महादेव, कैसे रोको इन्हें, इनकी तड़प साफ पता चल रही है। अगर मैंने अब इन्हें रोका तो कहीं गुस्सा ना हो जाए, क्या करूं?
मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही प्रेम मन्नत के दूसरे कंधे की भी डोरी खोल देता है और मन्नत की नाइटी को नीचे करके मन्नत की ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले लेता है और दूसरी को अपने हाथ से दबाने लगता है और अब मन्नत की सिसकियां निकलने लगती है। मन्नत से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मन्नत सिसकियां भरते हुए बोलती है, पप पप पतिदेव, पतिदेव। प्रेम मदहोशी में बोलता है, बस इतना बोलता है हम। पप पतिदेव रुक जाए, डॉक्टर ने मना किया है। प्रेम बहुत ही मदहोशी में बोलता है, रिलैक्स वाइफी, कुछ नहीं होगा, मैं आराम से करूंगा। मन्नत को जो जरा सी उम्मीद थी प्रेम के रुकने की, अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मन्नत समझ गई थी कि अब प्रेम को रोकना बेकार है, क्योंकि अब प्रेम नहीं रुकेगा और अगर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो प्रेम अपने गुस्से के रुद्र अवतार में आ जाएगा और फिर उसके बाद जो होगा उसे मन्नत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर मन्नत प्रेम को प्रेम की मनमर्जी करने देती है। प्रेम ने मन्नत की नाइटी को उसके जिस्म से अलग कर दिया था और अब प्रेम पूरी तरह से मन्नत के जिस्म में डूब गया था। प्रेम मन्नत की ब्रेस्ट को छोड़कर मन्नत के पेट को लिक कर रहा था, लेकिन प्रेम के दोनों हाथ मन्नत की ब्रेस्ट को मसल रहे थे। प्रेम बहुत धीरे धीरे और हल्के से मन्नत को वाइट कर रहा था, जिससे मन्नत की सिसकियां निकल रही थी। और जैसा प्रेम ने बोला था, प्रेम हद से ज्यादा ही जेंटल था आज मन्नत के साथ, इसीलिए आज मन्नत भी मचल रही थी। प्रेम का प्यार मन्नत को भी मदहोश कर रहा था। प्रेम मन्नत से अलग होकर अपनी भी सारे कपड़े उतार देता है और फिर वापस से मन्नत के ऊपर आते हुए मन्नत के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखा है और धीरे से मन्नत के कान में मदहोश होकर बोलता है, आई एम सॉरी वाइफी, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोलकर प्रेम वापस से मन्नत के होठों को स्मूच करने लगता है और फिर धीरे से अपने घुटनों से मन्नत के पैरों को खोलता है और बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही धीरे धीरे मन्नत में शामिल होता है। और आज मन्नत को भी पहली बार प्रेम के इस तरह खुद में शामिल होने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था और कुछ ही पल में मन्नत भी प्रेम को खुद में महसूस करने लगती है और कुछ ही पल में मन्नत की मदहोशी भरी सिसकियां कमरे में गूंजने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही पल में मन्नत की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि मन्नत अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इतने जेंटल तरीके से भी मन्नत प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अब मन्नत की हालत खराब होने लगती है। मन्नत धीरे से प्रेम के कान में बोलती है, प्लीज पतिदेव, अब और नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मन्नत की दर्द भरी आवाज सुनकर प्रेम ना चाहते हुए भी रुक जाता है और मन्नत के ऊपर से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम के दरवाजे को बहुत ही जोर से बंद करता है, जिससे मन्नत समझ जाती है कि प्रेम को गुस्सा आ गया था और मन्नत अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। मन्नत खुद से ही बोलती है, आई एम सॉरी पतिदेव, आई एम सो सॉरी। मन्नत काफी देर तक वॉशरूम के दरवाजे को देखती रहती है और प्रेम का वापस कमरे में आने का इंतजार करने लगती है। तकरीबन आधे घंटे बाद प्रेम वॉशरूम से बाहर आता है। प्रेम ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और प्रेम के बाल गीले थे, जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। मन्नत समझ जाती है कि प्रेम अभी अभी शावर लेकर आया है। प्रेम के 8 पैक एब्स पर भी कुछ पानी की बूंदें थी और प्रेम की मस्कुलर बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अगर कोई भी लड़की इस वक्त प्रेम को देखती तो अपना दिल हार बैठती, लेकिन मन्नत की आंखों में प्रेम को देखकर आंसू आ जाते हैं। प्रेम के गले में टॉवल था, जिसे प्रेम निकालकर सोफे पर ऐसे ही फेंक देता है और वापस से बिस्तर पर आकर मन्नत की बगल में लेट जाता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। मन्नत भी प्रेम के सीने से लगकर सिसकते हुए बोलती है, आई एम सो सॉरी पतिदेव, इस डोंट वरी वाइफी, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम चाहे कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करना, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। प्रेम की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मन्नत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मन्नत बिल्कुल चिपककर प्रेम से सो जाती है। अगली सुबह मन्नत की आंखें फोन के बजने पर खुलती है। मन्नत नींद में ही अपना फोन ढूंढने लगती है और जैसे ही मन्नत अपना फोन चेक करती है तो उस पर उसकी असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। मन्नत की असिस्टेंट मन्नत को बताती है कि कल कैसे उसकी कंपनी से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया, कैसे वह सामने वाले क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाए। मन्नत यह सब कुछ सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है और फिर बस हम ठीक है बोलकर फोन काट देती है। फोन काटने के बाद मन्नत बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सर को पकड़ लेती है और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलती है, ये ठीक नहीं है मन्नत, ये ठीक नहीं है, ये तीसरा क्लाइंट था जिसे तू कन्विंस नहीं कर पाई। और फिर मन्नत थोड़ी देर तक को सोचने लगती है और कुछ सोचने के बाद मन्नत बोलती है, पतिदेव ने मेरे सामने थाली में सजाकर कंपनी दे दी है, लेकिन मुझे कंपनी संभालना नहीं आ रहा। मुझे पहले बिजनेस वर्ल्ड को समझना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी।
मुझे समझना होगा कि क्लाइंट चाहता क्या है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो 1-2 साल बाद ही मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। कुछ सोच मन्नत, कुछ सोच, ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर मन्नत कुछ सोचने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एकदम से उछल पड़ती है। यस यस यस, यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पतिदेव से अच्छा और कौन हो सकता है मुझे बिजनेस के बारे में समझाने के लिए, वो तो वैसे ही बिजनेस वर्ल्ड के किंग है। और फिर मन्नत अपने चारों तरफ से देखती है, जहां पर प्रेम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता तो मन्नत बड़बड़ आती है। अब ये सुबह सुबह पतिदेव कहाँ चले गए। एपिसोड 102। अब आगे व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहन कर आते हैं जिस पर पिंक कलर के फ्लावर प्रिंटेड थे, जिसमें मन्नत एक खिले गुलाब की तरह खूबसूरत लग रही थी। और फिर मन्नत थोड़ी देर में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। मन्नत सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में जा ही रही होती है कि तभी मन्नत को प्रेम और प्रेम के साथ अपने दोनों भाई मोहन और योगेश की आवाज़ सुनाई देती है। मोहन और योगेश दोनों ही प्रेम की तारीफ करते हुए प्रेम से बोलते हैं, क्या बात है जीजू, आपको इतनी अच्छी घुड़सवारी आती है, हमें तो पता ही नहीं था। आपको पता है जिस घोड़े पर आपने आज घुड़सवारी की है, वो घोड़ा सिर्फ विजय भैया के ही काबू में आता है, वरना आज तक उस घोड़े को कोई भी काबू में नहीं कर पाया और आपने तो एक ही पल में उस घोड़े को अपने काबू में कर लिया। योगेश, हाँ दामाद जी, मोहन सही बोल रहा है, विजय के अलावा आज तक कोई भी उस घोड़े को काबू में नहीं कर पाया। प्रेम बिना किसी भाव के अपने पसीने को तौलिए से पूछते हुए बोलता है, घुड़सवारी और बाइक रेसिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। मैं अक्सर अपने कॉलेज टाइम में घुड़सवारी और बाइक रेसिंग करता था। मैं सुबह में जॉगिंग करने के लिए गार्डन में ऐसे ही चला गया था और जब मैं हवेली के पीछे गया तो मैंने वहां पर घोड़ों का फार्म हाउस देखा था, तो बस ऐसे ही थोड़ी घुड़सवारी कर ली। मोहन, क्या बात कर रहे हो जीजू, आपको सच में बाइक रेसिंग का भी शौक है। मोहन थोड़ा धीरे से प्रेम के कान के पास बोलता है, जीजू जब आपके पास फ्री टाइम हो तो मुझे बता देना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाइक रेसिंग के बारे में मुझे आपसे कुछ टिप्स चाहिए। तभी वहां पर मन्नत अपना गला साफ करते हुए आती है और बोलती है, ये जीजा साली के बीच में क्या चल रहा है भाई, हमें भी कोई बताए। और आप पतिदेव सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे। प्रेम कुछ बोलता उससे पहले ही प्रेम का फ़ोन बजने लगता है। प्रेम अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें विजय का कॉल आ रहा था। प्रेम फ़ोन को देखकर थोड़ा सा साइड में चला जाता है। प्रेम फ़ोन को पिक करते हुए बिना किसी भाव के बोलता है, क्या हुआ मिस्टर विजय, एक रात भी मेरी बहन को संभाल नहीं पाए जो तुम्हें सुबह सुबह मेरी याद आ गई। सामने से विजय प्रेम को कुछ ऐसा बोलता है जिससे प्रेम का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। विजय की बात सुनकर प्रेम सीरियस होकर बोलता है, ठीक है, मैं कुणाल को फ़ोन कर देता हूँ, वो सारे अरेंजमेंट कर देगा। लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना मिस्टर विजय, इसके बाद अगर मेरी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से एक आंसू भी आया तो प्रेम सिंघानिया का कहर तुम पर मौत बनकर टूटेगा। याद रखना मेरी बात पर। अभी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना ना करना इसका फैसला नैना करेगी। इतना बोलकर प्रेम फ़ोन काट देता है और तुरंत कुणाल को फ़ोन करता है और उससे कुछ बातें समझाकर फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ से दिल्ली में प्रेम से बात करने के बाद विजय के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। विजय फ़ोन को अपनी जेब में रखता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। विजय सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सीधा नैना के कमरे में जाता है। दूसरी तरफ नैना अपने जिस्म पर सिर्फ एक टॉवल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आती है। नैना के बाल गीले थे जिनसे अभी पानी टपक रहा था। नैनो ने बेड पर अपने आज पहनने वाले कपड़े रख रखे थे, जिसमें एक ब्लॉक जीन्स और उसके ऊपर वाइट कलर की कुर्ती थी। नैना हेयर ड्रायर लेती है और उससे अपनी बाल सुखाने लगती है और तभी विजय दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। विजय को देखकर नैना की चीख निकल जाती है और नैना अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर करने लगती है और नैना जल्दबाजी में इधर उधर देखती है। जब नैना को कुछ नहीं मिलता तो नैना बिस्तर से ब्लैंकेट उठाकर अपने आप को कवर कर लेती है। नैना गुस्से में विजय को बोलती है, आप इस तरह से बिना दरवाज़ा लॉक किए किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? क्या आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले लॉक किया जाता है? लेकिन विजय नैना की बातों को इग्नोर करते हुए नैना के पास आता है और गुस्से में नैना की बाजू को पकड़कर बहुत ही गुस्से से बोलता है, और क्या तुमने इतनी अक्ल नहीं है कि जब कपड़े चेंज कर रहे हो तो दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए? तुम दरवाज़ा खोलकर ऐसे टॉवल में घूम रही हो। हाँ, मेरी जगह कोई और आ जाता तो। विजय ने बहुत जोर से नैना की बाजू को पकड़ रखा था, जिससे नैना के बाजू में दर्द होने लगता है। नैना हल्का सिसकते हुए बोलती है,
मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। नैना की आवाज में दर्द झलक रहा था। विजय नैना की बाजू को छोड़ देता है और नैना अपनी बाजू को सहलाते हुए बोलती है, आपके अलावा हमारे घर में कोई भी इतना बेशर्म नहीं है जो किसी लड़की के कमरे में ऐसे ही मुंह उठाकर चला जाए। नैना की बात सुनकर विजय गुस्से में नैना के बालों को मुट्ठी में बींचकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे नैना का ब्लैंकेट छूट जाता है और नैना विजय के सीने से जा लगती है। विजय दूसरे हाथ से नैना की कमर को पकड़कर बोलता है, अभी तो मैं सिर्फ कमरे में आया हूँ और आज के बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगा और जिसे तुम अभी छुपा रही हो ना, उस जिस्म के हर एक कोने कोने को देख लूंगा मैं। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कुणाल सर आते ही होंगे हमें लेने के लिए, और हाँ, आज कोई साड़ी पहनना। इतना बोल करो विजय नैना को छोड़ देता है और जाने लगता है। तभी नैना पीछे से बोलती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं और मैं तुम्हारे कहने से साड़ी क्यों पहने? मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। नैना की बात सुनकर विजय के कदम रुक जाते हैं और विजय हल्का सा पलट कर बोलता है, जान मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो बोल रहा हूँ चुपचाप वही करो। लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात, साड़ी ही पहनना। अगर तुम्हें साड़ी नहीं पहनी तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से साड़ी पहनाऊंगा, और याद रखना साड़ी के साथ के बाकी के कपड़े भी मैं ही पहनाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। इतना बोलकर विजय कमरे से निकल जाता है और विजय के जाते ही नैना सबसे पहले दरवाजे को अच्छे से बंद कर दी है और दरवाजे से ही टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ सोचते हुए आहिस्ता से चलकर बस्तर के पास आ जाती है। मैं तो इन्हें एकदम शांत स्वभाव का नर्म दिल वाला इंसान समझ रही थी, लेकिन ये तो ज्वालामुखी हैं। कल से देख रही हूँ बस गुस्सा ही किया जा रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी भ्रम में थी। असली रूप तो इनका अब मेरे सामने आया है। गुस्सा हमेशा नाक पर लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी नैना का ध्यान बिस्तर पर रखिए कपड़ों की तरफ जाता है तो नैना विजय की नकल उतारते हुए बोलती है, साड़ी ही पहनना वरना मैं पहनाऊंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं, तो अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मन्नत भाभी से मांग लेती हूँ, उन्हें फ़ोन करती हूँ। मेरा फ़ोन है, ये रहा। दूसरी तरफ काशी में मोहन और योगेश मन्नत को अपने फ़ोन पर प्रेम की घुड़सवारी करते हुए वीडियो दिखा रहे थे, तो मन्नत भी प्रेम को घुड़सवारी करते हुए देखकर हैरान रह गई थी। प्रेम बिना किसी सेफ्टी के घुड़सवारी कर रहा था और बिल्कुल प्रोफेशनल की तरीके से घुड़सवारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम बचपन से घुड़सवारी करता आया है। प्रेम घोड़ा चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था। मन्नत वीडियो देख ही रही थी कि तभी मन्नत का फ़ोन रिंग करने लगता है। मन्नत जब अपना फ़ोन देखती है तो उस पर नैना नाम दिखाई दे रहा था, तो मन्नत भी थोड़ा सा साइड होकर नैना से बात करने लगती है। हाँ नैना, तुम ठीक हो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। भाभी, मुझे ना एक साड़ी चाहिए थी, तो क्या मैं आपके रूम से जाकर ले लूँ? मन्नत, हाँ ले लो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरी कोई भी चीज़ लेने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे बिना पूछे ले सकती हो। नैना, ठीक है भाभी, मैं अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। और थैंक यू। नैना अपना फ़ोन बिस्तर पर ही रख देती है और बाहर जाने के लिए कोई सिंपल कपड़े देखने के लिए अलमारी की तरफ जाती है कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अब नैना को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अभी तक नैना ने कपड़े नहीं पहने थे और फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। लेकिन तभी नैना को विजय की आवाज़ सुनाई देती है, नैना नैना, दरवाज़ा खोलो नैना। नैना अपने चारों तरफ देखती है तो नैना का ध्यान फिर से ब्लैंकेट की तरफ जाता है और नैना ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के पीछे छुपकर सिर्फ अपना चेहरा बाहर निकाल कर बोलती है, अब क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? कम से कम मुझे शांति से कपड़े तो पहनी दीजिए। विजय कुछ नहीं बोलना, बस अपने हाथ में पकड़े एक पार्सल को नैना की तरफ बढ़ा देता है। नैना उसे पार्सल को सवालिया नज़रों से देखकर विजय को बोलता है, अब ये क्या है? विजय नैना की बात को इग्नोर करते हुए जिस हाथ से नैना ने दरवाज़ा पकड़ रखा था उस हाथ को पकड़ता है और नैना के हाथ पर वो पार्सल रखकर दरवाजे को बंद कर देता है। नैना उसे पार्सल को लेकर मुंह बनाते हुए अपने बिस्तर के पास आती है और अपने ब्लैंकेट को बिस्तर पर रखकर उसे पार्सल को खोलकर देखी है तो उसमें बहुत ही प्यारी रेड कलर की साड़ी थी जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था। साड़ी को देखकर नैना के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है, क्योंकि नैना को वो साड़ी बहुत पसंद आई थी और विजय का दिया हुआ ये नैना के लिए पहला गिफ्ट था। कुछ देर बाद विजय हॉल में बैठे मैगजीन पढ़ रहा था तो विजय को नैना के आने का एहसास होता है।
विजय अपनी नज़रें मैगजीन से हटकर सीढ़ियों की तरफ करता है तो देखा ही रह जाता है। लाल रंग की साड़ी में नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। नैना का ब्लाउज बैकलेस था, इसीलिए नैना ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिससे अपनी पीठ को नैना ने छुपा रखा था। कानों में गोल्डन कलर के डायमंड के ईयरिंग्स पहन रखे थे। माथे पर डायमंड की बिंदी लगा रखी थी। आंखों में काजल और होठों पर हल्का लाल रंग का लिप बाम लगा रखा था और बस इतने में ही नैना भला की खूबसूरत लग रही थी। कोई भी एक नज़र इस वक्त नैना को देखा तो अपना दिल हार बैठती। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।